अभी हम जो पेपर अटेम्प्ट करेंगे ये मई जून 2021 का पेपर 4 वेरिएंट 2 है और ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का पेपर है एटीपी पेपर 4। 1 आवर इसका टाइम होगा और अभी जो 2023 ऑनवर्ड्स न्यू पैटर्न है उसमें भी हमें सेम टाइम अवेलेबल होता है फॉर अटेम्प्टिंग दिस पेपर। अच्छा, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, हमें सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। जो आंसर्स हम लिखेंगे वो ब्लैक या डार्क ब्लू पेन से लिखेंगे जैसे पेपर 2 में होता है। एंड वी मे यूज़ एन HB पेंसिल फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ्स। तो डायग्राम्स और ग्राफ्स में हम शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे और इसी तरह से जो स्ट्रेट लाइंस होंगी सारी की सारी रूलर से बनाएंगे और इसी तरह स्मूथ हैंड कर्व्स वगैरह भी बाजूकात बनाने के लिए आते हैं। तो वो फिर जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे। तो हर पेपर 4 में एटलीस्ट एक तो ग्राफ का क्वेश्चन ज़रूर हमें देखने को मिलेगा। ओके, बाकी फिर ये कि हम कैलकुलेटर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू शो ऑल द वर्किंग एंड यूज़ एप्रोप्रिएट यूनिट्स। टोटल मार्क्स पिछले पैटर्न में 30 हुआ करते थे ना, लेकिन अब हम देखेंगे कि 2023 ऑनवर्ड्स यही पेपर 40 मार्क्स का आएगा और हर क्वेश्चन के मार्क्स उसके सामने ब्रैकेट में हमें शो हो रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इट सेज अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द पोटेंशियल डिफरेंस PD, which is represented by V, across a fixed resistor R changes as the extra resistance is added to the circuit. She sets up the circuit shown in figure 1.1. अच्छा, इस सर्किट को अगर हम देखें तो इसमें हमें एक सबसे पहले सेल नज़र आ रहा है, फिर करंट को स्विच ऑन एंड ऑफ करने के लिए यहाँ पर एक स्विच है और बैटरी के राइट साइड पे हमें एक फिक्स रेजिस्टर R कनेक्टेड नज़र आ रहा है। उसके अक्रॉस पैरेलल में एक वोल्ट मीटर है जो कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग हमें बता देगा और उसके साथ साथ हमने एक रेजिस्टेंस वायर जो कि मीटर रूल के साथ अटैच्ड होती है ताकि हम उसकी लेंथ को नोट कर सकें, वो यहाँ पे अवेलेबल है और क्रोकोडाइल क्लिप C से हम जिस लेंथ पे इसको कनेक्ट करना चाहेंगे वो कनेक्ट कर देंगे। रेजिस्टेंस में हमें ये बात पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो इस क्रोकोडाइल क्लिप से हम जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ सर्किट में इंक्लूड करेंगे रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर इस कनेक्शन को हम इस तरह एडजस्ट करते हैं कि ये जो लेंथ L है ये डिक्रीज हो रही हो तो फिर रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंडली, ये जो सर्किट है ये एक सिंगल लूप सर्किट है और सिंगल लूप में जब एक फिक्स रेजिस्टर और एक इस तरह का वेरिएबल रेजिस्टर लगाओ या जो भी दो कंपोनेंट्स लगे हों तो उसमें जो टोटल EMF होती है बैटरी की या सेल की वो हमेशा डिवाइड हो जाती है। तो सीरीज सर्किट में हमें ये बात भी याद रखनी है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब डिवीजन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस ये डिपेंडेंट होती है ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंगली उस कंपोनेंट को उसका वोल्टेज शेयर मिलेगा। अगर हम यहाँ से लेंथ को ऑल्टर करते हैं तो रेजिस्टेंस के चेंज होने से इसका वोल्टेज शेयर भी चेंज हो जाएगा और ये जो वोल्टेज शेयर चेंज होगा वो ज़ाहिर है इस फिक्स रेजिस्टर के वोल्टेज को भी अफेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज शेयर डिक्रीज होता है तो ये वाला वोल्टेज शेयर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और इसी तरह से अगर यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज रिक्वायर्ड हो जाता है बिकॉज द रेजिस्टेंस इज लार्जर हेयर तो फिर ये वाला जो वोल्टेज होगा इसको एडजस्ट होना होगा, इसको डिक्रीज होना होगा। तो सर्किट में अगर आपने दो रेजिस्टेंसेस इन सीरीज लगाई हैं एंड दे आर इक्वल तो उनके वोल्टेज शेयर्स भी इक्वल होंगे। अगर आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस से ग्रेटर है तो उसका वोल्टेज शेयर भी दूसरी के वोल्टेज शेयर से ज़्यादा होगा और अगर इसके ऑपोजिट सिचुएशन है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड से कम है तो फर्स्ट के अक्रॉस वोल्टेज भी सेकंड के अक्रॉस वोल्टेज से कम होगा। तो ये एक सिंपल सी नेचर है सीरीज सर्किट की जिसको हमें जहन में रखना है और स्टूडेंट इसी को इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये जो फिक्स रेजिस्टर R है इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है if extra resistance is added to the circuit through this resistance wire and changing the length where the crocodile clip C is connected. अच्छा जी, अब क्वेश्चन के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्वेश्चन की वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आंसर करना है। सो नंबर 1, शी कनेक्ट्स द क्रोकोडाइल क्लिप C टू अ पॉइंट ऑन द रेजिस्टेंस वायर एट लेंथ L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड X। तो दो एंड्स हैं, एक एंड को हमने रेफरेंस के लिए एंड X कहा हुआ है, यहाँ से हम लेंथ मेजर करेंगे। तो इस वक्त उसने क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट किया हुआ है 20 सेंटीमीटर के पॉइंट पे। शी क्लोजेज द स्विच, स्विच क्लोज हो जाएगा तो अब यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। शी रीड्स अ वोल्ट मीटर एंड रिकॉर्ड्स द रीडिंग।
She opens the switch. Figure 1.2 shows voltmeter reading. Read the voltmeter scale and in table 1.1 on page 4 record the potential difference V. अच्छा, अब अगर हम इस वोल्टमीटर को रीड करेंगे तो सबसे पहले हमने इसकी यूनिट को रीड करना है कि ये जो वोल्टमीटर है ये वोल्ट्स में हमें रीडिंग बता रहा है। दूसरी बात, अगर हम देखें 1 से 2 के इन बिटवीन हमें यहाँ पे 10 डिविजन्स नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि एक डिवीजन 0.1 के वोल्टेज को शो कर रहा है। और अगर हम इसका पॉइंटर देखें इस वक्त तो वो 1, 2, 3 और 4 पे है। तो इस तरह यहाँ पर जो रीडिंग हमें मिलेगी वो 1.4 होगी और उसकी यूनिट वोल्ट्स होगी। तो हम इस टेबल में आते हैं, 20 सेंटीमीटर की लेंथ पे जो वोल्टेज की रीडिंग आ रही है 1.4 वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके, calculate 1 upon b and record its value in table 1.1 on page 4 to the appropriate number of significant figures. अच्छा जी, अब हम आते हैं और 1 upon v कर लेते हैं। तो हम डिवाइड करेंगे 1 को 1.4 से, ठीक है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम बाकी डेटा देखेंगे ना जो इस कॉलम में रिटन है तो सब के सब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारी वैल्यूज हैं। तो हमने इस कन्वेंशन को फॉलो करना है अपनी वैल्यू को लिखते हुए भी, तो हम अपना आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे आफ्टर प्रॉपर राउंडिंग ऑफ। तो 0.714 आ रहा था जिसमें से 4 को हमने राउंड ऑफ करके 0.71 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिख दिया। Next part, she repeats the procedure in part A using values of length 30, 40, 60 and 80. Her results are shown in table 1.1. Suggest why the student opens the switch between the readings. जी, तो ये जो स्विच है ना इसको वो इन बिटवीन द रीडिंग्स ओपन कर देगी। अच्छा, अगर वो ओपन नहीं करती तो इसका मतलब होगा कि सेल से या बैटरी से करंट कंटिन्यूअसली टेक आउट हो रहा होगा। तो उससे यानी 2 प्रॉब्लम्स होंगे, एक तो ये कि बैटरी जल्दी रन आउट हो जाएगी, सेल रन आउट हो जाएगा, और दूसरा जो सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जिसमें वायर है, रेजिस्टर्स हैं, इवन सेल भी, इन सब में चूंकि कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे एक हीटिंग इफेक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो हमें कोई सी एक रीज़न लिखनी है 1 मार्क के लिए। तो मैं लिख रहा हूँ सो दैट सेल नहीं, नहीं, देखें उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि व्हाई द स्टूडेंट ओपन्स द स्विच। तो स्विच ओपन करने की रीज़न क्या है? शी वांट्स टू सेव द एनर्जी ऑफ द सेल, एक रीज़न ये है, और सेकेंडली शी वांट्स टू प्रिवेंट द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट फ्रॉम गेटिंग हीटेड अप। ये हम रीज़न दूसरी लिख सकते हैं। Okay, on the grid provided in figure 1.3 on page 5, plot a graph of 1 upon v on the y-axis against L yani length on the x-axis. Start both axes from the origin 0, 0. Draw the best fit straight line. अब 3 इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे हैं और हम देख रहे हैं कि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ग्राफ के क्वेश्चंस आमतौर पे 4 मार्क्स के ही होते हैं। अब 4 मार्क्स में हमें जो काम करने हैं उनमें सबसे पहला काम वो ये करना है कि हमने एक्सिस को लेबल करना होता है। तो 1 अपॉन वी ऑन द वाई एक्सिस होगा और उसके साथ मैं इसकी यूनिट लिख रहा हूँ और यूनिट हमेशा आप स्लैश करके लिखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल भी वी है और उसकी यूनिट जो वोल्ट्स है उसका सिंबल भी वी है। तो मैंने सबसे पहले वाई एक्सिस पे एंड ऑफ वाई एक्सिस पे ये लिख दिया। अच्छा, एंड ऑफ एक्स एक्सिस पे मैं क्वांटिटी लिखूंगा एल लेंथ और उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर्स है, वो मैंने स्लैश करके लिख दी। जब आपने दोनों एक्सिस को लेबल कर दिया तो आपने 1 मार्क्स गेन कर लिया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा ग्राफ वगैरह बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सिस को ना लेबल करना भूल जाते हैं क्योंकि इसको बहुत ही यूनी एक बहुत ही आसान सी चीज़ समझा जाता है ना, तो अक्सर ये मिस हो जाती है। तो ग्राफ पे कुछ भी करने से पहले आप सबसे पहले एक्सिस को लेबल करें ताकि आपका 1 मार्क इसमें सिक्योर हो जाए। अच्छा, सेकेंडली अब आपको ना एक्सिस की लेबलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को देख लेते हैं, ये मिनिमम वैल्यू 20 और मैक्सिमम 80 तक जा रहा है। तो अब हम देखते हैं हमें कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंगली हम नंबर कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें 8 बिग बॉक्सेस अवेलेबल हैं। तो हम सिंपली ये करते हैं कि यहाँ पे ना नंबरिंग कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। बस 80 से लार्जर कोई वैल्यू हमें ड्रॉ नहीं करनी होगी, तो ये वैल्यूज़ हमारे लिए सफिशिएंट होंगी।
अच्छा जी, अब आते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस के लिए हमें 1/v की वैल्यूज़ देखनी है। 1/v के लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.71 है और मैक्सिमम वैल्यू 1.3 है। अच्छा, इसमें अब हम देख लेते हैं कि हमें बॉक्सेस कितने अवेलेबल हैं। तो अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस अवेलेबल हैं। कि हम यहाँ पे 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 और 1.4 ले लेते हैं। तो मैंने 0.2 के डिफरेंस से एक ये जो लार्ज डिवीजन है उस पे नंबरिंग कर लिए ताकि मुझे मैक्सिमम 1.4 वाला नंबर मिल जाए और हमारी मैक्सिमम रीडिंग 1.3 है और इसी तरह सारी स्मॉलर रीडिंग्स भी उसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। तो जब आपने अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए प्रॉपरली अपने ग्रिड को स्केल कर दिया और उस पे नंबरिंग कर दी, तो इस पे आपको सेकंड मार्क अवार्ड हो जाएगा। और नंबरिंग करते हुए बस ये देखें कि जो हाफ ऑफ द ग्रिड है ना, यानी एक्स एक्सिस पे हाफ ऑफ द ग्रिड और वाई एक्सिस पे भी हाफ ऑफ द ग्रिड, उससे ज़्यादा आप अपनी जो भी पॉइंट्स हैं उनकी प्लॉटिंग के लिए ऑक्यूपाई कर रहे हों, इस तरह से नंबरिंग करें। ना इस इतनी लार्ज उसमें वो रखें डिस्टेंस कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कंप्लीटली प्लॉट ही ना हो सकें इस ग्रिड के ऊपर और कुछ वैल्यूज़ प्लॉट होने से रह जाएँ। ना इतनी छोटी रखें कि बहुत छोटे से हिस्से में ही सारी प्लॉटिंग हो जाए और मोर देन हाफ ऑफ द ग्राफ वो खाली हो तो उस पे भी मार्क नहीं मिलते हैं। तो ये एक एप्रोप्रिएट स्केलिंग कहलाएगी अगर आपने मोर देन 50% ऑफ द ग्राफ को यूज़ किया और अपनी सारी की सारी वैल्यूज़ को प्लॉट कर लिया। थर्ड जो हमने इस पे काम करना होता है वो प्लॉटिंग का है। तो अब हमने 5 पॉइंट्स इसमें से प्लॉट करने हैं। पहला पॉइंट है 20 पे 0.71। तो इसके लिए हम बहुत ही शार्प पेंसिल यूज़ करेंगे ताकि सही से प्लॉटिंग हो जाए। तो 20 पे 0.7, 0.7 की जो वैल्यू होगी वो 6 और 8 के इन बिटवीन होगी और ये जो स्मॉल बॉक्स है ये 0.2 को शो कर रहा है। तो 7, 2 और 7 के इन बिटवीन मैं एक पॉइंट मार्क करता हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम मार्क कर देते हैं और इसको शो करने के लिए यहाँ पे एक सर्कल भी ड्रॉ कर देते हैं। हम क्रॉस भी बना सकते हैं और इस तरह का एक स्मॉल सा पॉइंट बना के उसको एनसर्कल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 30 एंड 0.77। तो 30 पे 0.77, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लॉट हो रही होगी 0.77 ऑन 30। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 40 पे 0.91, 40.91 ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा और इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है 60 पे 1.1, 50, 60, 1.1। तो 1.1 एग्जैक्टली 1 और 1.2 के इन बिटवीन आ जाएगा और लास्ट वैल्यू हमारे पास है 80 पे 1.3। तो 80 पे 1.3 अगेन 1.2 और 1.4 के एग्जैक्टली इन बिटवीन आ जाएगी। तो इस तरह हमने सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। इसका हमें थर्ड मार्क अवार्ड हो जाएगा। लास्टली हमें ये करना है कि हमें एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करनी है। ये भी थिन जो है ना वो लाइन होनी चाहिए, शार्प पेंसिल से ड्रॉ करेंगे और या तो ये मोस्ट ऑफ द पॉइंट से पास हो या इसमें जो है ना ये होना चाहिए कि पॉइंट्स जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो कुछ इस तरह की लाइन जो है ना वो यहाँ पे बन रही होगी एज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। चलेंगे, ये हो गई हमारी लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो कि मैक्सिमम जितने पॉइंट से पास हो सकती थी वो हमने की और ये भी देखा कि पॉइंट्स जो है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो जब आपने लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर दी तो आपने इस तरह फोर्थ मार्क भी गेन कर लिया। ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द ग्रेडियंट m ऑफ योर लाइन, शो ऑल वर्किंग एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द वैल्यूज यू यूज। अच्छा, जब भी हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो इन द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द लाइन हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 0.6 और 10। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 0.6, इसको यूज़ करेंगे और एक कोई पॉइंट हम बिल्कुल लास्ट से ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जो है ना ये वाला पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे
एक्स एक्सिस पे 70 और वाई एक्सिस पे ऑलमोस्ट 1.2। तो बिल्कुल बिगिनिंग पार्ट ऑफ द लाइन एंड एंडिंग पार्ट ऑफ द लाइन के करीब से आपको एक एक पॉइंट कंसिडर करना है। नेक्स्ट आप ये करेंगे कि यहाँ पे ग्राफ में ना एक ट्राइंगल शो करेंगे, और वो ट्राइंगल इस तरह बनेगी कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से दोनों पॉइंट्स के डिस्टेंस और इसी तरह दोनों पॉइंट्स का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो इस तरह एक ट्राइंगल बना के शो कर देना है। और यहाँ पे अब हम इन दो पॉइंट्स को यूज़ करेंगे और ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो दो काम हमने ग्राफ पे करने, कोई से दो पॉइंट्स ऑन द लाइन सेलेक्ट करने, और एक पॉइंट बिगिनिंग ऑफ द लाइन में होना चाहिए और एक पॉइंट एंडिंग ऑफ द लाइन में होना चाहिए। इसी तरह दोनों को ना डॉटेड लाइन से इस तरह एक ट्राइंगल के साथ कनेक्ट कर दें। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दोनों शो कर दें। फिर उसके बाद हम इनका ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे। तो 10 और 0.6, एक पॉइंट हमने ये यूज़ किया 10, 0.6, और दूसरा पॉइंट हमने यूज़ किया है 70 एंड 1.2। अच्छा, अब मैथ्स में जो हमने ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा है, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वैल्यूज पुट करेंगे 1.2 माइनस 0.6, तो 0.01। अच्छा, अब अगर हम वैल्यू देखें ना ग्रेडियंट की, तो 1/v डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर्स, तो ये बन जाएगा वोल्ट्स इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, यूँ लिख सकते हैं, या 1/वोल्ट्स सेंटीमीटर, वो भी सही होगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक्सटेंड योर लाइन अंटिल इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, मेजर द इंटरसेप्ट सी दैट योर लाइन मेक्स विद द वाई एक्सिस। ये मैंने ऑलरेडी एक्सटेंड की हुई थी। तो अब अगर हम इसको मेजर करेंगे ना, तो ये ऑलमोस्ट 0.5 की वैल्यू आ रही है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.5 volts inverse. Calculate the EMF of the cell using this equation. E is equal to K upon C, where K is 1.0 volts. तो K की वैल्यू हमने 1.0 पुट कर दी और C की वैल्यू हमें 0.5 मिल रही है। इन दोनों से अब हम EMF कैलकुलेट करेंगे। 1 डिवाइडेड बाय 0.5 से आंसर 2 आ जाएगा। सो इट इज़ 2 volts, और 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, यूनिट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। Next part says, suggest one practical reason why, despite carrying out the experiment with care, the student's value for E may not be the true value. तो इसके अलावा क्या रीज़न हो सकती है कि उसकी वैल्यू जो है ना वो ट्रू वैल्यू को इंडिकेट नहीं कर रही, उसमें हमने कोई एक पॉइंट लिखना है। तो एक रीज़न ये हो सकती है कि वायर में गेट heated up, so it will affect the value for E। जब भी आपको पता है सर्किट का कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हीट अप हो जाता है ना, तो हीट अप होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस में फ़र्क आ जाता है। तो उसकी जो एक एक्चुअल वोल्टेज शेयर होना चाहिए ना, वो उससे ज़्यादा का वोल्टेज शेयर ले रहा होता है। तो उस वजह से हमारी जो ईएमएफ की कैलकुलेशन होती है ना, वो उससे अफेक्ट होती है। Okay, the results in table 1.1 show that as the length L of the resistance wire increases, the potential difference V decreases. State how the results show that L is not inversely proportional to V. अच्छा देखें, अगर दो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हों, तो अगर हमने उनका ग्राफ बनाया, जैसे कि हमने यहाँ पे बना दिया, इस तरह करके कि हमने एक क्वांटिटी को 1/, कर लिया और दूसरी क्वांटिटी को सिंपल कंसिडर कर लिया। तो अगर आपने इन्वर्स प्रोपोर्शनल की क्वांटिटीज में से एक को इन्वर्स करके ग्राफ बनाया है, तो फिर ये ग्राफ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बन जाएगा अगर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम इस तरह से दो क्वांटिटीज देखते हैं ए बी जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और उनका ग्राफ बनाते हैं, तो वो ग्राफ इस तरह का हाइपरबोलिक कर्व बनता है जिसमें हमने ए और बी के एक्सेस लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम ग्राफ इस तरह बनाएं कि ए के अगेंस्ट में हम मिसाल के तौर पर 1/b को प्लॉट करेंगे, तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन,
क्योंकि हम जो वैल्यूज अब बी की कंसिडर कर रहे हैं वो डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, वो रेसिप्रोकेट करके कंसिडर कर रहे हैं, ऑलरेडी रेसिप्रोकेटेड है। तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन शो करेगी जो रेसिप्रोकेटेड वैल्यू है। तो हमने यहाँ पे यही किया कि वोल्टेज की जो वैल्यू आ रही थी उसको रेसिप्रोकेट करके हमने ग्राफ को प्लॉट किया। अब ग्राफ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बन रहा है, एंड व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन देन द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज नॉट अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं थे, इसी वजह से रेसिप्रोकेट करके भी इनका ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं बन रहा है। अच्छा, अब इसको जो है ना हम डिफरेंट तरह से आंसर कर सकते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन में ये होता है कि अगर आपके पास ए और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। और अगर आपने ग्राफ बनाया है ए अगेंस्ट 1/b या b अगेंस्ट 1/a का, तो दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ग्राफ से भी आंसर कर सकते हैं। तो दोनों तरह से मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ। तो एक मैं आंसर ये लिख लेता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ एल एंड वी इज नॉट कांस्टेंट। हर दफा आंसर जो है ना वो चेंज आएगा, सेम आंसर नहीं आ रहा। तो अगर इसको हम चेक करना चाहें तो ऐसे करेंगे कि लेंथ की वैल्यू को 20 और 1.4 को मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आ रहा है। फिर 30 और 1.3 को करें, सेम आंसर आ रहा है, ये डिफरेंट आ रहा है। 40 और 1.1 को, 60 और 0.90 को, और 80 और 0.80 को। तो अगर ये सारे आंसर सेम आ जाते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये डिफरेंट आंसर आते हैं तो इसका मतलब है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। सेकेंडली, जो ग्राफ हमने बनाया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना शो कर देता अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा होता। तो दूसरा आंसर आप यूं भी लिख सकते हैं कि द ग्राफ डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन। तो ओरिजिन से पास ना होने की वजह से भी ये इन्वर्स प्रोपोर्शन को शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, a student measures the acceleration of a trolley rolling down a ramp. He makes a ramp by using a wooden plank, resting one end of the plank on a bench, and using a stand and clamp to support the other end. तो ये clamp है, इसी तरह से यहाँ पे एक stand है। ये दोनों जो है ना इस ट्रॉली को, ये जो स्टैंड है इसको सपोर्ट कर रहे हैं वुडन प्लैंक को, और इसके ऊपर से ये ट्रॉली इस तरह से डाउनवर्ड आएगी और यहाँ पे हम एक एंगल मेजर कर रहे हैं। ही ड्रॉज अ लाइन ए बी, ये लाइन ए बी हो गई। अक्रॉस द रैम्प नियर टू द टॉप ही ड्रॉज अनदर लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी, ये लाइन सी डी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फर्दर डाउन द रैम्प। He adjusts the height of the top of the ramp above the bench by moving the clamp until the ramp makes an angle of 30 degrees with the bench. He places a trolley on the ramp so that the front wheel of the trolley touches AB. Figure 2.1 shows the ramp set up by the student. Suggest a measuring device that the student uses to ensure that AB and CD are 120 centimeters apart. 120 centimeters apart, it means कि ये more than 1 meters की लेंथ है। 100 मीटर्स सेंटीमीटर्स 1 मीटर बन जाते हैं ना। तो इसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं मेजरिंग, वो कहलाती है मेजरिंग टेप फॉर द डिस्टेंसेज ऑफ मोर देन 1 मीटर। ओके, द रैम्प मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द बेंच। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर। अच्छा, द स्टूडेंट रिलीजेस द ट्रॉली एंड एट द सेम टाइम स्टार्ट्स अ स्टॉप वॉच. He stops the stopwatch when the trolley has traveled 120 centimeter down the ramp. He replaces the trolley at the top of the ramp with its front wheel touching AB and repeats the procedure twice. The time T for the trolley to travel a distance of 120 centimeter are shown: 0.70, 0.81, 0.95. Suggest one reason why there is a large variation in these times. Okay, तो इसमें सबसे कॉमन रीजन जो होती है ना वो कहलाती है ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर। तो ह्यूमनली ये बहुत मुश्किल होता है कि स्टॉप वॉच को सही टाइम पे ऑन कर दिया जाए और फिर सही टाइम पे ऑफ भी कर दिया जाए। यूजुअली दोनों के अंदर कुछ ना कुछ डिलेज आ जाते हैं, स्पेशली स्टॉप करने में। तो उसकी वजह से जो ना फिर रीडिंग्स के अंदर वेरिएशन आ जाती है। Figure 2.2 is a side view of the arrangement with the trolley at the start position. On figure 2.2, draw the position of the trolley
व्हेन इट हैज़ ट्रैवल्ड 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर पे ये होगा कि हम जो है ना सेम टाइप की एक ट्रॉली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। बस ये करेंगे कि उसका जो फ्रंट व्हील होना चाहिए वो सीडी के ऊपर टच हो रहा हो। तो इस तरह की जो है ना एक ट्रॉली यहाँ पे बन जाएगी। तो एग्जामिनर बस ये देखेगा कि आपने फ्रंट व्हील को सीडी के ऊपर सही से ड्रॉ कर दिया या नहीं। जैसे कि ए बी के स्टार्टिंग पॉइंट में फ्रंट व्हील ए बी पे था, तो इसी तरह स्टार्टिंग व्हील को या फ्रंट व्हील को सीडी के ऊपर होना चाहिए। कैलकुलेट द एवरेज टाइम फॉर द ट्रॉली टू जी नहीं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखें आपका रेफरेंस पॉइंट जो था ना वो फ्रंट व्हील थे। यहाँ से लेकर जब फ्रंट व्हील सीडी को टच करेगा ना, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर का ट्रैवल हो चुका है। और अगर ये फर्दर आगे चला जाए और बैक व्हील आ जाए यहाँ पे, तो जितना ये डिस्टेंस है ना बिटवीन फ्रंट एंड बैक, वो 120 में ऐड अप हो जाएगा। तो वो सही पोजीशन नहीं होगी, क्योंकि जो पोजीशन ड्रॉ करनी है वो 120 सेंटीमीटर की ट्रैवलिंग की ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पार्ट सेज कैलकुलेट द एवरेज टाइम TAV फॉर द ट्रॉली टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 120। तो एवरेज टाइम के लिए हम जो तीनों वैल्यूज गिवन है उनको ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। तो वैल्यूज हैं 0.70, 81 एंड 0.95। 0.70, 0.81 प्लस 0.95, तो ये आ रहा है 0.82 सेकेंड्स। अच्छा, जो रॉ डेटा था वो सारे का सारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में था, तीनों वैल्यूज। तो हमने अपने आंसर को भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही यहाँ पे शो करना है। 0.82 सेकेंड्स आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली डाउन द रैंप यूजिंग दिस इक्वेशन, गिव द यूनिट ऑफ योर आंसर टू। अच्छा जी, इसके अंदर 2 टाइम्स डी करना है हमें। तो अगर हम डी की वैल्यू पुट करें तो वो 120.0 थी डिस्टेंस। अच्छा, टी एवरेज का स्क्वायर करना है, सो 0.82 का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने आंसर्स चूंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देने, हमारा रॉ डेटा भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में था, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 360 पे। यूनिट की अगर हम बात करें तो न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट है सेंटीमीटर्स, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा स्लैश। फिर डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट है सेकंड्स, और उस पर स्क्वायर है तो सेकंड्स स्क्वायर हो जाएगा। सो सेंटीमीटर पर सेकंड्स स्क्वायर, जो कि उसकी यूनिट बन रही है एक्सेलरेशन की। तो हम लिखेंगे 360 एंड यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड्स स्क्वायर। Suggest how the student could modify his experiment so that a more accurate value for the acceleration A of the trolley is obtained. तो इसके अंदर जो एरर आ रही है, जो एक्यूरेसी को कम कर रही है, वो टाइम की रिकॉर्डिंग की आ रही है। तो टाइम को रिकॉर्ड करने में अगर ह्यूमन रिएक्शन एरर को अवॉइड किया जाए तो उसके लिए फिर एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ये होता है कि हम लाइट गेट्स यूज कर लेते हैं। सो यूज लाइट गेट्स फॉर रिकॉर्डिंग टाइम। तो ये एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। सेकेंड इम्प्रूवमेंट ये जी, लाइट गेट इस तरह होते हैं कि हम ना ये जो स्टार्टिंग पोजीशन है ना, एक लाइट गेट यहाँ पे लगा देते हैं और एक लाइट गेट हम एंडिंग पोजीशन पे लगाते हैं। तो जैसे ही ट्रॉली यहाँ से फर्स्ट लाइट गेट को क्रॉस करेगी ना, तो इसके अंदर एक टाइमर होता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ट्रॉली सेकंड लाइट गेट पे पहुंचेगी, यानी उसका फ्रंट व्हील सेकंड लाइट गेट पे पहुंचेगा, तो टाइमर जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू को टाइमर को स्टॉप करके उसकी जो वैल्यू होगी ना वो एक डेटा लॉगर में सेव कर देगा। तो ये एक ऑटोमेटिक मेथड है जिससे हम बिटवीन 2 लाइट गेट्स जो इंटरवल है ना टाइम का, वो इस तरह से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लाइट गेट्स के अंदर ह्यूमन रिएक्शन एरर वाला एलिमेंट नहीं होता, तो इस वजह से वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं। दूसरा ये हो सकता है कि अगर आपने लाइट गेट्स यूज़ नहीं करने, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रख लें। 120 सेंटीमीटर के बजाय एक लार्जर लेंथ का वुडन प्लैंक यूज़ करें, और फिर जैसे ह्यूमनली टाइम रिकॉर्ड हो रहा था वैसे ही करें, तो उसके अंदर लार्जर डिस्टेंस में ह्यूमन रिएक्शन को मिनिमाइज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह ये भी कर सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंटर के बजाय एक से ज़्यादा लोग मिल के एक्सपेरिमेंट करें। तो एक का काम ये हो कि वो ट्रॉली को सेट करे और रिलीज़ करे, दूसरे का काम ये हो कि वो सिर्फ स्टॉप वॉच हाथ में लेके ना ऑब्जर्व करता रहे। जैसे ही ट्रॉली को
वहाँ से मूव करने के लिए छोड़ा, स्टार्टिंग पॉइंट से वो टाइमर को ऑन करे, जैसे ही वो CD पे पहुंची वहाँ पर दोबारा टाइमर को ऑफ करे, तो उससे ह्यूमन रिएक्शन एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। तो कोई सा भी एक जो है ना आपको एक इसके अंदर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करनी है। A student measures the focal length f of a convex lens. She sets up the apparatus as shown in figure 3.1. यहाँ पे एक लैंप है और यहाँ पे ना आगे कोई पेपर या कार्ड वगैरह रखा होता है जिसके अंदर गैप होता है जो लाइट को आगे पास करवाता है। तो ये एक्ट करता है एज एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो इस कॉन्वेक्स लेंस से इस स्क्रीन के ऊपर बन रही होती है और हम लेंस को ना इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट से जो लेंस तक का डिस्टेंस है वो यहाँ पे यू मार्क हुआ हुआ है। द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट इज इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर। तो ये तो इसका साइड व्यू था। अगर हम इसको सही फ्रंट व्यू से देखेंगे तो इस तरह की एक ट्राइंगल बनी हुई है जो कि इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा। द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन फुल साइज। तो ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से मेजर हो सकती है यूजिंग अ रूलर। She switches on the lamp and places the lamp at a distance of 20 from the illuminated object. She adjusts the position of the screen by moving it slowly backward and forward until a sharp image of the illuminated object is formed on the screen. The image of the illuminated object formed on the screen is shown full size in figure 3.3. तो हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट का साइज था, हाइट थी और ये इमेज की हाइट है, तो काफ़ी मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल रही है। और दूसरा चेंज हम ये नोट कर रहे हैं कि इसमें जो बेस है डाउनवर्ड थी और ये कॉर्नर अपवर्ड था, यहाँ पे बेस अपवर्ड हो गई है, कॉर्नर डाउनवर्ड हो गया, तो ये वाली जो इमेज है ये इन्वर्टेड हो गई है। रियल इमेज है, रियल इमेज जब भी कॉन्वेक्स लेंस से बनती है इसी तरह से इन्वर्टेड होके ही बनती है। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो पहला डिफरेंस ये है कि इमेज इज मैग्नीफाइड और दूसरा हम लिख सकते हैं कि इमेज इज इन्वर्टेड। मेजर द हाइट एच ओ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये आपने जो है ना अपने स्केल से मेजर करनी है और इसी तरह हाइट एच आई ऑफ द इमेज भी मेजर करनी है। तो स्केल से मेजर करके इसका आंसर आ रहा है 0.90 सेंटीमीटर्स और इमेज की लेंथ आ रही है 2.60 सेंटीमीटर्स। Calculate the magnification m of the image using this equation hi upon ho। तो मैं 2.60 को 0.90 से डिवाइड कर देता हूँ तो आंसर आ रहा है 2.9। और सिंस दोनों हाइट्स हैं तो दोनों सेम यूनिट के साथ कैंसिल आउट हो जाते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं बनती है। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एफ ऑफ द लेंस यूजिंग दिस इक्वेशन। अच्छा, ये जो m है ये वही मैग्निफिकेशन है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 2.9 मल्टीप्लाइड बाय 20.0 1 प्लस 2.9 डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ का आंसर आ जाएगा और ये आंसर आ रहा है 14.9 सेंटीमीटर्स। तो फोकल लेंथ इज 14.9 और सेंटीमीटर्स उसकी यूनिट ऑलरेडी रिटन है। तो ये एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था जिसमें मेजरमेंट थी और कुछ वैल्यूज वगैरह प्लग इन करनी थी। A student uses a plotting compass to plot the pattern of the magnetic field around a straight wire। अब आपको पता है कि जो स्ट्रेट वायर होती है ना उसमें से जब भी करंट पास होगा या किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है एंड दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो स्ट्रेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सर्कुलर वे में होती है, सर्कुलर पैटर्न पे होती है और राइट हैंड ग्रिप रूल से हम उसको उसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर ना इस डायरेक्शन में हमें फील्ड मिलेगी। ओके, a student uses a plotting compass to plot the pattern of the magnetic field around a straight wire that is carrying a current. The student sets up a circuit as shown in the figure। तो यहाँ पे एक सेल है, फिक्स रजिस्टर है, स्विच है और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर कार्ड है जिसके ऊपर वो मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करेगा एंड दिस इज द प्लॉटिंग कंपास। द वायर इज अरेंज्ड वर्टिकली एंड इट passes through the middle of a horizontal rectangular card। Describe how the student uses a plotting compass to plot the pattern of the magnetic field when the switch is in the circuit is closed। You may add to the figure 4.1 to help you explain your answer if you wish to। Okay, सबसे पहले तो वो ये करेगा कि यहाँ पे ना कंपास को प्लेस करेगा। तो
कंपास की जो निडल है वो एक डायरेक्शन में यहाँ पे पॉइंट आउट करेगी। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कंपास की निडल इस तरह से पॉइंट आउट कर रही हो, तो जहाँ भी वो पॉइंट आउट कर रही होगी वहाँ पर वो एक डॉट लगा देगा। फिर उसके बाद जो है ना वो कंपास को आगे प्लेस करेगा और उसमें इस तरह से प्लेसमेंट होगी कि जो प्रीवियस डॉट है उसके साथ कंपास अलाइन हो रही हो। तो अब कंपास जिस डायरेक्शन में प्लॉट यानी पॉइंट आउट कर रही होगी वहाँ पे डॉट लगेगा। तो इस तरह से ना डॉट्स लगेंगे और जब हम इन सारे डॉट्स को मिला देंगे तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ना एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाएगी। तो इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पे 3 मार्क के आंसर में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मार्क अ डॉट at the pointing end of the compass when it is placed near the wire on the card. ये पहला काम हो गया। नेक्स्ट, मूव द कंपास एंड मार्क न्यू डॉट्स। फिर इसी प्रोसीजर को हम रिपीट करेंगे। रिपीट द सेम प्रोसीजर टू प्लॉट फर्दर डॉट्स। लास्टली हम क्या करेंगे, join these dots to draw the pattern of the field around the wire. G. State what else the student can deduce about the magnetic field in this investigation. तो एक चीज़ ये कि वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकता है, क्योंकि जो कंपास की डायरेक्शन होगी ना वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी होती है। और इसी तरह से जब वो बहुत सारे लूप्स ड्रॉ करेगा तो वहाँ पे ना वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को भी बता सकता है कि लाइंस जितनी करीब करीब होंगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जब वो फर्दर अपार्ट होना शुरू हो जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल इसके नियरर बनेगा, लेकिन थर्ड सर्कल जो होगा वो थोड़ा फर्दर अवे बनेगा, और जो फोर्थ सर्कल होगा वो और फर्दर अवे हो जाएगा। तो इससे शो हो रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो जैसे जैसे हम कंडक्टर से दूर जा रहे हैं वो डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ भी मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न से इंडिकेट हो रही है।